नौकरशाही राजनीतिक नेतृत्व और राजतंत्र ने जो कभी साधारण व्यापार समझा जाता था, उसे अब हाईटेक और राजस्व केंद्रित मशीन बना दिया है। खेल को तैयार करने के नाम पर गांव और कस्बों की प्रतिभा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर धकेला गया, पर नतीजा यह हुआ कि हमारे युवा खिलाड़ी नहीं, जुआड़ी बनकर रह गए। वहीं सिस्टम जो राष्ट्र की ताकत बनाने का नारा देता था, आज उसे गुलाम बनाकर राजस्व उगाने का औजार बन गया है। सवाल कड़वा है पर साफ है। क्या हमने खेल और विकास का सपना राजनेताओं और नौकरशाहों की कमाई के लिए बलिदान कर दिया? नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। भारत में ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग अब केवल मनोरंजन का साधन नहीं रही, यह धीरे धीरे एक संगठित रणनीतिक और राजस्व केंद्रित उद्योग में बदल चुकी है। इसकी कहानी 2015 से शुरू होती है, जब स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट ने भारत के हर कोने में गेमिंग ऐप्स को पहुंचा दिया। उस समय ना तो कोई सख्त कानून था और ना ही कोई नियामक तंत्र। कंपनियों ने स्किल गेम्स के नाम पर कारोबार शुरू किया और युवाओं और बच्चों के बीच अपनी पैठ बना ली। छोटे शहरों और कस्बों में यह तेजी से लोकप्रिय हुआ क्योंकि इसने आर्थिक अवसर का झांसा दिया और मनोरंजन के नाम पर लोगों को लगातार बांधे रखा। 2018 के बाद तस्वीर बदलने लगी। दक्षिण भारत ने सबसे पहले खतरे को पहचाना। तेलंगाना ने ऑनलाइन जुआ और गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला कदम उठाया। इसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने भी सख्त कानून बनाए। इन राज्यों ने इसे केवल आर्थिक या तकनीकी चुनौती नहीं, बल्कि एक सामाजिक खतरे के रूप में देखा। पुलिस और साइबर सेल को गिरफ्तारी और कार्रवाई के अधिकार दिए गए। इन कदमों का असर यह हुआ कि कुछ कंपनियों ने अपने ऑपरेशन को धीमा किया और सामाजिक जागरूकता बढ़ी। वहीं सिक्किम, नागालैंड और कुछ छोटे राज्यों ने उल्टी राह चुनी। उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग को वैध मानकर लाइसेंसिंग और टैक्स के जरिए राजस्व और रोजगार बढ़ाने की नीति अपनाई। इन राज्यों ने खेल और जुआ के बीच की धुंधली सीमा को सरकारी स्वीकृति दे दी। इससे साफ हो गया कि भारत में राज्य स्तर पर नीति पूरी तरह से असमान है। कहीं सामाजिक सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा पहले है, तो कहीं वित्तीय लाभ और निवेश प्राथमिकता। 2021 आते आते उद्योग और अदालतें आमने सामने थी। बड़ी गेमिंग कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट्स का दरवाजा खटखटाया। उनका तर्क था कि उनके गेम कौशल आधारित हैं और यह सट्टा नहीं है। अदालतों ने आंशिक राहत दी और कंपनियों को दोबारा काम करने का रास्ता दिखाया। इसी दौरान केंद्र सरकार ने इस उद्योग को डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के ढांचे में देखा। यहीं से सत्ता और उद्योग के बीच तालमेल की नींव पड़ी। 2023 में सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लागू किया। इसे आधिकारिक तौर पर राजस्व बढ़ाने और लत को नियंत्रित करने के लिए बताया गया, लेकिन असल में यह कदम उद्योग को वैधता देने और उनसे मुनाफा निकालने की शुरुआत थी। 6 महीने के भीतर इस टैक्स से लगभग 6900 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। कंपनियों ने इस अवसर को और भुनाया, अपने गेम को स्किल गेम्स की श्रेणी में दिखाया और बाजार में बने रहने की रणनीति को और मजबूत किया। 2024 में राज्यों की नीतियों में स्पष्ट अंतर आया। तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने प्रतिबंध नीति जारी रखी, जबकि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा ने इसे सीधे बैन करने की बजाय टैक्स और निगरानी के जरिए नियंत्रित किया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने साइबर निगरानी और केवाईसी प्रक्रिया को सख्त किया ताकि नकली और धोखाधड़ी वाले खाते रोके जा सकें, लेकिन पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया। इसके पीछे स्पष्ट कारण था राजस्व और निवेश में फायदा। सिक्किम और नागालैंड अब भी लाइसेंसिंग मॉडल से हर साल करोड़ों रुपए की वसूली कर रहे हैं, जो उनके राज्य बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। 2025 में केंद्र ने राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रण का खाका पेश किया। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल के मसौदे में रियल मनी गेम्स पर बैन या सख्त निगरानी का प्रस्ताव रखा गया। राजनीतिक दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से विभाजित था। दक्षिण के राज्य इसे सामाजिक सुधार का मुद्दा मानते थे, जबकि उत्तर और पूर्वोत्तर के राज्य इसे राजस्व और निवेश का अवसर देख रहे थे। इस तरह तंत्र दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ सामाजिक सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाले राज्य, और दूसरी तरफ आर्थिक लाभ के लिए लाइसेंसिंग और टैक्स पर भरोसा करने वाले राज्य। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 45 करोड़ लोग हर साल ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग में लगभग 20,000 करोड़ रुपए गंवा देते हैं। यह दर्शाता है कि ऑनलाइन गेमिंग के कारण वित्तीय संकट, मानसिक तनाव और पारिवारिक समस्याएं बढ़ रही हैं।
नए कानूनों के लागू होने के बाद कई प्रमुख गेमिंग कंपनियों ने भारत में अपने रियल मनी गेमिंग ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। फ्लटर इंटरनेशनल ने अपनी भारतीय सहायक कंपनी जंगली को बंद कर दिया, जो 1100 से अधिक कर्मचारियों को प्रभावित करता है। मोबाइल प्रीमियर लीग ने भारत में अपने कर्मचारियों की संख्या का 60% घटा दिया, जो लगभग 300 कर्मचारियों की छंटनी के बराबर है। वहीं ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म ने विज्ञापन और प्रायोजन आधारित राजस्व मॉडल की ओर रुख किया, जिससे वे अपनी उपयोगकर्ता संख्या बनाए रखते हुए नए राजस्व स्रोतों की तलाश कर रहे हैं। हकीकत यह है कि केंद्र और राज्य सरकारें इस उद्योग को रोकने के बजाय नियंत्रित कर उससे राजस्व निकालने में लगी हैं। इसे डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के चेहरों में पेश किया जाता है, लेकिन ज़मीन पर यह जुए का ही वैध रूप बन चुका है। गांव और कस्बों में हजारों युवा इन ऐप्स में अपनी कमाई गंवा रहे हैं। पारिवारिक हिंसा, मानसिक तनाव और कर्ज बढ़ रहे हैं, जबकि नीतिगत ढांचा अभी भी अधूरा है। सत्ता और तंत्र ने इसे दोहरा खेल बना दिया है। ऊपर से यह डिजिटल इंडिया की चमक है और नीचे से यह जुए की गहराती दलदल। खेल खत्म होता है लेकिन जुआ शुरू हो जाता है। नाम अब भी गेमिंग है, लेकिन प्रभाव, नुकसान और सामाजिक खतरे के पैमाने में यह उससे कई गुना आगे निकल चुका है। भविष्य में यदि तत्काल नियंत्रण और सख्त निगरानी न लाई गई तो यह उद्योग युवाओं, परिवारों और सामाजिक ताने बाने के लिए गंभीर चुनौती बन जाएगा। पर सवाल यह है कि अब इस पर लगाम लगाएगा कौन? मोदी सरकार ने 2014 में हर उस क्षेत्र को अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए मजबूत करने की कोशिश की जिससे भारत विश्वगुरु की राह पर चल पाए, और उन्हीं में से एक था इंटरनेट और डेटा का अपना पूरा का पूरा बिछा हुआ जाल। मोदी जी खुद कहते हैं कि भारत का 1 GB डेटा बहुत सस्ता है, लेकिन उस सस्ते डेटा के पीछे क्या हम जुआड़ी बनने की पूरी तकनीक फैला रहे हैं या इसको नियंत्रित करेंगे? अगर आपको लगता है तो सवाल करिए, नहीं तो जय सिया राम। जय हिंद, जय भारत।